नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज फिर हरियाणा का रुख करते हैं खबर में, क्योंकि हरियाणा में आज राहुल गांधी की एंट्री हुई। पूरन सिंह आईपीएस पूरन सिंह के घर उनकी पत्नी और बेटियों के साथ 50 मिनट का वक्त गुजारा, जो हमने आपको दिखाया था, बताया था। राहुल गांधी ने उसके बाद कहा भी कि तमाशा बंद करो। ये सब होते होते तभी एक और दुखद खबर आ गई। एक और शख्स ने अपनी जान दे दी। वो शख्स भी हरियाणा पुलिस का ही हिस्सा था, एएसआई था, दरोगा था। उसने अपनी जान दे दी। उस एएसआई का जान देना और पूरन सिंह, दोनों का मामला, दोनों के तार जुड़े हुए हैं। उसने भी वीडियो, जिस एएसआई ने अपनी जान दी, उसने भी वीडियो बनाया, बाकायदे नोट छोड़ा कई पन्नों का। अब हरियाणा में बहुत उथल पुथल की स्थिति है। एक टकराव सा माहौल बन रहा है। इस टकराव पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम पहले कह दें, क्योंकि ये टकराव अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ सियासी गिद्धों को फायदा पहुंचाएगा, हरियाणा को कतई फायदा नहीं पहुंचाएगा। लेकिन सवाल जो खड़ा होगा बड़ा, वो सवाल ये है कि क्या हरियाणा में सरकार की नाक के नीचे भ्रष्टाचार के का ऐसा गंदा एक माहौल एक तैयार है जिसमें लोग घुट रहे हैं। अगर इसका एक सिरा कोई पकड़े तो एकाएक कई कई तरफ सिस्टम में बैठे लोग नग्न होने लगते हैं। तभी तो ये मानसिक दबाव बन रहा है। कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, हम इस विषय में ही नहीं जाएंगे। एक सरकार चल रही है और उस सरकार के सिस्टम में एक के बाद एक एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए, आरोप लगाते हुए लोग जान दे रहे हैं। वो सरकार चल कैसे रही है? उस प्रदेश में एक पार्टी विशेष की सरकार पिछले 10 साल 11 साल से कर क्या रही है? सवाल ये महत्वपूर्ण है। समाज आपस में टकराए, सामाजिक टकराव हो, इसका लाभ तो हमेशा सियासतदानों को मिला है। लाइए जरा हेमंत जी को लाइए, मैं उनको इंट्रोड्यूस करना भूल गया। स्वागत है हेमंत भाई आपका। अब मैं खबर के विषय पर आता हूं। आज जो हरियाणा का माहौल है, इस माहौल में अगर इस देश के अभिभावक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी दस्तक देते तो कितना अच्छा होता। मोदी आते, हरियाणा की अफसरशाही के साथ बैठते। उस अफसरशाही का मुखिया जो बन के बैठा है, जिसके डायरेक्शन पर पूरी कार्यपालिका काम कर रही है, वो व्यवस्थापिका का प्रमुख मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, उसके साथ बैठते, अफसरों के साथ बैठते। जरा एक बार चर्चा करते कि नायब सिंह सैनी ये क्या चल रहा है हरियाणा में, बताओ। नायब सिंह सैनी हो सकता है कुछ बताते कि साहब मेरे आने से पहले ही बहुत कुछ हो चुका था, सारा सिस्टम वही चल रहा है। लेकिन बैठते तो बात तो करते कम से कम हेमंत भाई कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। पूरे देश में फजीहत हो रही है, पूरे देश में हरियाणा चुनाव ना होते हुए हेडलाइंस में है, ये बात करते। लेकिन खबर यही है, राहुल जैसे ही हरियाणा में एंटर होते हैं, हरियाणा के मैदान में राहुल के कदम पड़ते ही मोदी की तय रैली, मोदी का तय कार्यक्रम कैंसिल कर दिया जाता है। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा में 17 तारीख को आने वाले थे। मोदी 3.0 में हरियाणा में उनका पहली बार कदम पड़ने वाला था। और हरियाणा जिस व्यथा, जिस दर्द, जिस वेदना में है, इस वक्त प्रधानमंत्री को हर हाल में आना चाहिए था। अगर कार्यक्रम नहीं होता तो भी कार्यक्रम तय करके आना चाहिए था कि मैं चलूं हरियाणा देखूं। इतने हाई प्रोफाइल एक के बाद एक मामले हो रहे हैं, जरा चले हरियाणा में। लेकिन वाह रे प्रधानमंत्री, वाह रे प्रधानमंत्री, हमने ऐसा प्रधानमंत्री चुना कि जब हरियाणा संकट में है, हरियाणा रो रहा है, अलग अलग कम्युनिटी जाति में बात ही नहीं करूंगा साहब, तो हमारा प्रधानमंत्री अपना कार्यक्रम ही कैंसिल कर देता है। ये है
हरियाणा की स्थिति और हरियाणा में मोटरसाइकिल पर घूमने वाले आज के वर्तमान देश के प्रधानमंत्री, उनके हरियाणा को लेकर के संवेदनाएं, यही हकीकत है। मंत्रियों को अब परिवार कह रहे हैं कि हमारे यहां मंत्रियों की नो एंट्री है, हम बात भी नहीं करेंगे। आखिर क्या चल रहा है सरकार के भीतर? बस मैं सीधे खबर पे आता हूं, क्षमा कीजिएगा, खबर कभी ऐसी होती है कि मैं रोक नहीं पाता, इंट्रोडक्शन लंबा हो जाता है, मैं कोशिश नहीं करता उसके लिए। खबर दिखाइए भैया फटाफट। पीएम अक्टूबर 17 सोनीपत रैली कैंसल्ड, सोनीपत में रैली होनी थी, कैंसल्ड। चाइनीज टूडेज न्यू इवेंट कैंसल्ड, नो रीजंस गिवन। अब देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, नूह में कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का, कैंसिल कर दिया गया। 17 अक्टूबर को सोनीपत में रैली थी, कैंसिल कर दी गई। आईपीएस पूरन कुमार केस, डीजीपी कपूर छुट्टी पर भेजे गए, मोदी का हरियाणा दौरा रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट आइए, आगे आइए, खबरें देखिए, फिर सीधा चलेंगे हेमंत जी के पास। किसी मंत्री से नहीं मिलना, वाई पूरन के साथ जो करना है कर ले सरकार। ये कौन बोल रहा है? पत्नी बोल रही है। एक क्लिप है, वो क्लिप भी मैं चला देता हूं, जरा चला दीजिए भैया, क्लिप चलाइए और सुनिएगा इस क्लिप को। सरकार 5 दिन हो गए आपको ये सब करते। मैंने नहीं करनी। नहीं, किसी को नहीं। मत बुलाओ, हमें छोड़ दो जी आप। हाँ, हमें छोड़ दो सारी दिन। छोड़ दो। बॉडी हम तो आपके साथ रहे हैं, बताओ। बॉडी सरकार जो करना कर ले, भाई पूरन कुमार का कर दोगे ये सरकार, साडा उनकी कर, साडा बंदा। हम तो आपके साथ हैं जी, मारे को तो आप, हम तो आपके साथ रहे हैं। मैंने मेरी बेटी ने देखा नहीं। प्रीत तू कोई फैसला नहीं लेगी, सारा परिवार का एक बोर्ड बनाओ, उसको फैसला लूंगा। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਐਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। मैं ਦੱਸਿਆ मीडिया को, मीडिया ने बता दिया जी, क्लियर कर दिया है, परिवार की असहमति है। ये मंत्री कोई है, आना चाह रहे थे, फोन पर संपर्क कर रहे थे, वही पर ये बात आई कि हमें किसी से नहीं मिलना है, किसी से बात नहीं करनी, कोई नहीं आया हमारे पास, कोई मंत्री उंत्री किसी के लिए यहाँ पे एंट्री नहीं है, जो करना हो सरकार को कर ले। यहां तक नौबत पहुंच गई है और प्रधानमंत्री कैंसिल कर रहे हैं। हेमंत भाई, आप हरियाणा, आप मुझसे ज्यादा, ये मामला मैं इस बात को रिपीट कर दूं कि मुझसे ज्यादा ये हरियाणा में जो हो रहा है, ये शायद आपको ज्यादा कुरेद रहा होगा, आपके मन मस्तिष्क पर ज्यादा असर डाल रहा होगा। आप हरियाणा के, अपने प्रदेश से तो लगाव होता है, आप हरियाणा के हैं, रोहतक में रहते हैं, हरियाणा में रहते भी हैं और वहीं पर आज भी आप रह रहे हैं। आप क्या हो रहा है आपके प्रदेश में? आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। इससे बुरी बात और क्या होगी कि एक दिन के अंदर हमें इस तरह की बात पर, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर 2 बार शो करने पड़ते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो सकती। 7 दिन के अंदर, आज 7वां दिन था, 7 दिन के अंदर 2 जानें चली गई। और वो जानें किस रूप में गई? एक ने कथित तौर पर जातीय जो उत्पीड़न होता है, जातीय प्रताड़ना होती है, उसका नाम लेकर के बाकायदा एक नोट लिख करके, फाइनल नोट लिख करके, और अपनी जान दे दी, खुद ही जान ले ली कह लीजिए। एक दूसरे ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दे दी। आज एसआई साहब ने, संदीप ने, मैंने जो बातचीत की सारी, संदीप, इसमें कोई शक नहीं कि संदीप 1 नंबर के ईमानदार और निष्ठावान अधिकारी थे। और अभी हाल ही में पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उन्हें ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए अभी सम्मानित किया था, चंद दिन पहले। उनका चले जाना भी एक बहुत बड़ा धक्का है पूरी पुलिस फोर्स के लिए भी और अदरवाइज भी। सवाल क्या है आशीष भाई, थोड़ा सा इसको मैं इसलिए इंट्रो में ला रहा हूं कि सारी चीजें, क्योंकि हरियाणा में स्थितियां बिल्कुल वर्टिकली डिवाइड हो गई है, मान के चलिएगा। और मेरा और आपका काम है लोगों को जोड़ना, तोड़ना नहीं। तोड़ने वाले तोड़े, ये बहुत जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक भी और प्रोफेशनली। एक ने जातीय उत्पीड़न कथित तौर पर बाकायदा चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी किस पे लिखी? अपने ही साथियों पर, आईपीएस अधिकारियों पर, आईएएस अधिकारियों पर, बाकायदा जिंदा लोगों पर नाम लेकर के। ठीक, उसका नाम है वाई पूरन कुमार। एक है एएसआई संदीप कुमार, जो पिछले दिनों ही सम्मानित हुए मुख्यमंत्री के हाथ। वो कथित तौर पर जो दिवंगत वाई पूरन कुमार है, उन पर आरोप लगाते हुए, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात, दिवंगत अफसर पर आरोप लगाते हुए वो तो चला गया। उसके ऊपर आरोप, समझिएगा बात की, मैं केवल इशारों में कह रहा हूं, समझने वाले समझे। दर्शक भी मैं निवेदन करूंगा, गौर से सुनिएगा। बहुत मैं क्लियर नहीं करना चाहता और हेमंत जी, लेकिन सुनिएगा गौर। नहीं, देखिए, हमें संवेदनशील होना पड़ेगा, कोई और हो चाहे ना हो।
बहुत सारे शब्दों से हम परहेज भी करते हैं। ये हमारी हाई जो मॉरलिटी होती है उसकी बात मैं कर रहा हूं। एक ने अपनी जान दे दी, अपनी जान ले ली कथित उत्पीड़न पे अपने ही साथियों पर 15 का नाम लेकर के, आईएएस हाँ, और आईपीएस का नाम हाँ, लेकर वो चला गया। हाँ, उसको लेकर के जो परिवार की मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही, और उसको लेकर के सारे का सारा अभी तक चल रहा है जो भी साधन से। एक दूसरे संदीप कुमार जो एसआई थे, उन्होंने अपनी जान ले ली भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। जिस आदमी का वो नाम ले रहे हो तो ऑलरेडी दुनिया में नहीं है, और जो भ्रष्टाचार की जांच है वो कभी भी की जा सकती है, उसमें कोई समस्या नहीं। अब सवाल क्या है कि उन्होंने जाते जाते 2 अधिकारियों पर, अगर आपने उनका संदीप जी का बयान देखा हो, डेड ऑनेस्ट आदमी थे, कोई समस्या नहीं, कमिटेड आदमी, लेकिन उन्होंने जो आरोपी है इस केस में, भाई पूर्ण कुमार वाले केस में, जिसके ऊपर परिवार ने आरोप लगाए हैं, मैं और आप आरोपी नहीं कह रहे किसी को, परिवार ने आरोप लगाए हैं। रोहतक एसपी तो छुट्टी पे भेजे जा चुके हैं, उनको भी मैं जानता हूं कि वो ईमानदार और कमिटेड आदमी थे, कोई शक नहीं है। नरेंद्र बिजराड़िया को मैं पर्सनली जानता हूं। शत्रुजीत कपूर, उनका भी नाम लिया उन्होंने, ठीक। नरेंद्र बिजराड़िया हटा दिए गए, उनकी पोस्टिंग नहीं हुई, शत्रुजीत कपूर आज छुट्टी भेजे गए। इस पूरी कहानी पे आएंगे हम। सवाल क्या है कि एक ने ऐसे आरोप लगाए जो व्यक्ति दुनिया में नहीं है, और एक ने जान देते समय 2 अधिकारियों को, उनको जो है क्लीन चिट भी दी। किसने? दिवंगत संदीप कुमार ने। मैं इस बात को यहीं पे छोड़ रहा हूं, इसके बाद मैं कोई टिप्पणी इस मामले पे नहीं करूंगा, ठीक। दर्शक बहुत समझदार हैं, अब देख ले जो भी चीजें, और जो चीजें पंचकुला में चल रही हैं वही चीजें अब यहां पर होने वाली हैं कि परिवार के लोगों ने कह दिया कि हम भी दिवंगत संदीप जी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। कितनी विकराल और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, ठीक। इसमें मैं और आगे नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आपने कहा प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने विदेश से आते ही ये कार्यक्रम तय हो गया था कि वो यहाँ, पहले तो उनको उत्तर प्रदेश जाना था, जहां पे उनके नाम लेकर के जिस एक को बीट के मारा गया, जिस अपने दलित को। लेकिन जैसे ही आईपीएस वाला मामला हुआ तो पहले हुआ कि पहले यहाँ जाके आया जाए, वहां तो फिर चले जाएंगे अपनी कंस्टिट्यूंसी का मामला, क्योंकि वहां एक प्रोग्राम ही होता, वहां तो कई प्रोग्राम होते। तो जैसे ही परसों ये बात आई कि राहुल गांधी आ रहे हैं, समझिएगा बात को ध्यान से, राहुल गांधी आ रहे हैं, उसी समय परिवार को मनाने के प्रयास भी तेज प्रयास हुए। अठावले आए, उन्होंने कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या कह दिया कि मेरे बस का तो चपड़ासी का भी नहीं है, या तो डीजीपी और इस लेवल के लोग इन्वॉल्व। ये तो कथित तौर पे कही थी, आपने देखा, वीडियो चलाया, सारी बात। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, जैसे ही राहुल के प्रोग्राम का क्योंकि संकेत मिल जाता है ऑफिशियली भी, अदर में उनके पास तो पूरा सिस्टम है, तो तुरंत प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन अपना दौरा कैंसिल कर दिया, ठीक। अपने मुख्यमंत्री जी ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया, इसमें कोई वो नहीं। और जो अपने क्या नाम है डीजीपी शत्रुजीत कपूर साहब है, उनको आज छुट्टी पे भेजा गया, और अभी तक ये नहीं पता कि वो कितने दिन की छुट्टी पे गए, ठीक। और ऑफिशिएटिंग चार्ज दे दिया गया ओपी सिंह को, ठीक। अब सवाल ये है कि जो कुछ वाई पूर्ण कुमार का परिवार कह रहा है, ठीक, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर यही आरोप कोई आशीष चित्रांशी और हेमंत तिवारी पर लगा देता पड़ा, क्या हाल हो, समझ सकते हो आप। हाँ। इस देश का संविधान तो बराबर है ना भाई। यही आरोप मेरे ऊपर, आपके ऊपर लग जाए तो क्या हो, बस सोच के छोड़ दीजिए, इसमें भी ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी लास्ट कॉल डिटेल्स किस किस से बात की पुलिस के पास आ चुकी है, दिवंगत वाई पूर्ण कुमार ने, ठीक, सारी डिटेल्स आ चुकी है। लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो जांच एक स्टेज से आगे नहीं बढ़ेगी, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि जांच तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ती है। अब ये जो स्थिति है, जो एएसआई संदीप कुमार जी वाली, इसको आप साधारण मानते हैं क्या? वाई पूर्ण कुमार एक समुदाय से वो रखते थे संबंध, संदीप जी दूसरे समुदाय से संबंध रखते हैं, समझ रहे हैं बात को आप? मेरे ख्याल इतना बहुत है। सवाल ये है कि सरकार का काम इस तरह की चीजों को डिफ्यूज करना है कि भाई मामले को जितना जल्दी हो उसके सुलझाओ, सिचुएशन को मत अराइज होने दो, उसको डिफ्यूज करो जितना जल्दी हो। और सरकार क्या कर रही है? रिफ्यूज। सरकार रिफ्यूज कर रही है किसको? एक दिवंगत अफसर की अपनी पत्नी को, जो आईएएस अफसर है 2001 बैच की, सीनियर मोस्ट अफसरों में से है, ठीक। संदीप कुमार जी ने जो दिवंगत हो चुके हैं उनके ऊपर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। ये कहानी कुछ कह रही है, और ये कहानी का आपने जो इंट्रोडक्शन में बहुत ही शानदार आप करते ही हैं हमेशा, आपने एक बात कही कि प्रशासनिक व्यवस्था की सड़न
सडन। और मेरी एक खराब आदत है कि मैं सवाल जरूर पूछता हूं। ना तो अभी मेरी किसी अधिकारी से बात हो रही थी बहुत बड़े, ना तो वाई पूर्ण कुमार के लिए ऐसी कोई स्थिति थी कि उनको ये एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ता, कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। भाई पीएसओ अंदर हुआ है, जांच होगी, जो कुछ होगा, जो भी स्थितियां होंगी क्लीन चिट मिल जाएगी। तुम्हारा नाम है तो देखिए, अपन है न्यूट्रल आदमी, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। संदीप कुमार जी क्या कहने कि भगत सिंह ने ये कदम नहीं उठाया था, माफ कीजिए। हाँ, ठीक है ना, ये भी फिर इशारों की बात है, ये कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। और अगर वास्तव में ही इस तरह की चीज करी, कोई बुरा ना माने, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स दोनों ही आत्माओं के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं कि भगवान ऐसा किसी के साथ भी ना हो। लेकिन हमारा तो काम है सवाल पूछना। जब भगत सिंह, पहली बात तो आपने भगत सिंह का नाम लिया, अगर भगत सिंह के अनुयायी है तो भगत सिंह ने तो लड़ना सिखाया था, ऐसे नहीं। ये चीज अच्छी नहीं होती, अपनी जान खुद ले लेना, ये कोई बहुत समझदारी की बात मैं नहीं मानता, कोई शौर्य की बात भी नहीं मानता। बेहद कर्तव्यनिष्ठ थे, ईमानदार थे, कहीं कोई समस्या नहीं। तो लड़ना था भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो कुर्सी पर बैठ के, पद पर बैठ के भी लड़ा जा सकता, लड़ते थे वो, इसमें कोई शक नहीं। तमाम लोगों ने मुझे बताया कि वो तमाम जो पौधारोपण के कार्यक्रम, समाज सेवा के कार्यक्रम निरंतर एक्टिव रहते थे। लेकिन इस तरीके से अपनी जान ले लेना, इससे मैं सहमत नहीं हूं बिल्कुल भी, माफ कीजिए, कोई बुरा ना माने इस बात का। ये कोई भी बहादुर आदमी की वो नहीं पहचान। बिल्कुल, मैं 100% हेमंत जी के बात से अपने आप को जो है संबद्ध कर रहा हूं। ये कोई, और दो बातें और जोड़ रहा हूं फिर आगे, क्योंकि मुख्य मुद्दा अभी जो मोदी जी वाला है उस पर हमको आना है। हम इस मुद्दे पर बस इतना कहेंगे, देखिए आईपीएस थे पूरन कुमार, उनके साथ उन्होंने तो बहुत आरोप लगाए, मंदिर में घुसने से लेकर के उत्पीड़न, पेंशन, वेतन, प्रमोशन, बंगला, गाड़ी, बहुत सारे आरोप थे, बहुत सारे आरोप थे। और मैं कह रहा हूं, जैसे अभी अभी एक वीडियो में जो आया कि उन पर आरोप था, वो पकड़े जाते इससे डर गए थे। मैं इंडियन सिस्टम के हिसाब से कह रहा हूं, अगर कोई असहमत होगा तो मैं उसकी आलोचना सुनने के लिए तैयार हूं, और सहज सिरोधार्य है मेरी उसकी आलोचना मेरे लिए। भारतीय सिस्टम में सत्ता में, मतलब जो पावर में अपने पावर को एंजॉय कर रहा हो, और खासकर आईएएस आईपीएस लेवल का, उस पर कोई आरोप लग जाए और वो आरोप से बचने के लिए जान दे दे, सिर्फ इतने आरोप भर से बहुत कुछ होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इतने एक आरोप से कि पीएसओ पकड़ा गया, हम पे आंच आ जाएगी, इसलिए पूरन कुमार चले गए, ये मुझे नहीं गले उतरता है। आईएएस और आईपीएस पर आरोप तो कितने बड़े बड़े लगते हैं, और वो शान से बैठे रहते हैं, कहते हैं कि मुझे इस देश के कानून पर पूरा भरोसा है। इस देश में ताकतवर लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा कानून पर होता है ना। और बिल्कुल ये कटु सत्य है, मैं किसी को आहत करने के लिए नहीं, मैं इस चीज को दर्शकों को समझाने के लिए कि चल क्या रहा होगा। वो आईएएस पूरन कुमार ने अपनी जान दे दी, तो इसलिए नहीं कि पीएसओ पकड़ा गया था, पीएसओ फंस जाता, फिर वो उसके बयान पर आईएएस पूरन कुमार फंस जाते, बदनाम हो जाते, ऐसा कुछ नहीं होना था। मैं इस बात पे जा ही नहीं रहा हूं कि वो मतलब वो गलती उनकी थी, या गलत थे या सही थे। मैं तो सबको सही मान रहा हूं, आईएएस पूरन कुमार भी सही थे और एएसआई भी सही। जो नहीं है उसके हमारी परंपरा में नहीं कि उस पर हम मीन मेक करें। तो ये जो है मुझे हजम नहीं होता। दूसरी बात, आप एएसआई पे आइए हेमंत भाई, एएसआई ईमानदार आप भी बोल रहे हैं, और हम तो कह ही रहे हैं कि जो नहीं है उसके हम उस पर कभी उंगली नहीं उठाएंगे। ईमानदार 100% मुख्यमंत्री ने भी सम्मानित किया था। तो ठीक है, एक ईमानदार एएसआई अपनी जान देकर के क्या स्टेब्लिश करना चाहेगा, उससे क्या फायदा मिलेगा, क्या हो जाएगा? वाई पूरन कुमार को क्या सजा हो जाएगी? क्या वो भी दुनिया में नहीं है? क्या हो जाएगा? मैं हासिल की बात कर रहा हूं, यही दर्शकों से कह रहा हूं, समझिए क्या हासिल हो जाएगा। और जान देते देते मैं बहुत व्यथित हूं, जान देते देते मैं अपनी व्यथा छोड़ करके कहूं कि नहीं, हेमंत जी बहुत ईमानदार आदमी है, ये बता के मैं जान देता हूं। ये इस पर भी ध्यान दिए, है ना? नहीं, अरे आशीष भाई बहुत, देखिए, हाँ, कुछ तो होगा ऐसा कि भाई एएसआई को मतलब एएसआई के साथ क्या ऐसी स्थिति होगी, क्या मानसिक दबाव होगा, कोई मानसिक दबाव होगा। ऐसे जो जान देना, ये आजकल तो बहुत हम भी कहते हैं कि कभी ऐसा मन में विचार आए तो आप मनोचिकित्सक हैं उनसे संपर्क कीजिए। ये दुनिया में सबसे बड़ा, मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा पाप है अपनी जान दे देना।
ऐसी स्थिति आई, ये सामान्य में नहीं होता है कि मुझे फलाने मामले में फंस जाऊंगा। ये जब तक कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं आता है, बड़ा प्रेशर नहीं बनता जाता है, दो ही चीज होती है, या तो मानसिक रूप से बीमार होता है आदमी, डिप्रेशन में चला जाए, एंजाइटी डिप्रेशन का जब पीक हो जाता है, नहीं तो एट रैंडम जब होता है एकाएक, तो कोई बहुत ह्यूज प्रेशर बिल्ट होता है दिमाग पर, जहां पर आदमी की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है कि यार वो सोच ही नहीं पाता है कि नहीं, इससे तो बहुत रास्ते हैं निकलने के, इसमें मैं क्यों परेशान हूं, मैं तो ईमानदार हूं। ईमानदार आदमी भी इसमें, क्योंकि इतना प्रेशर बिल्ट हो जाता है उस पर कि अब सब कुछ खत्म है, उसको ये लगने लगता है सब कुछ खत्म है। खैर, ये बातें हो गई, इस पे अब हमको चर्चा ही नहीं करनी है। मैं कह रहा हूं मेरे आशीष लिए भाई, दोनों परिवार, आशीष भाई, हाँ एक सेकंड, एक कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट ये है, देखिए हमें थोड़े से कुछ चीजें लोगों के लिए, दर्शकों के लिए, समाज के लिए कुछ चीजें छोड़ के जानी चाहिए जिसपे वो विचार करें, और जो कुछ कुछ लोग चाहते हैं वो ना करें। उनको हाँ। आगाह करने के लिए कुछ शब्द जरूरी होते हैं आशीष भाई, वो हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है। मुझे एक बात बताइए, एक एडीजीपी बदनामी के डर से अपनी जान ले लेता है, ये बात कौन कह रहा है? एक एएसआई। ध्यान से सुनिएगा, एडीजीपी को तो एएसआई से ज्यादा तो कानून का पता है, कहीं ज्यादा पावरफुल है वो। ठीक ठीक है, उनकी लड़ाइयां चल रही थी अपने अधिकारियों के साथ, जो भी कास्ट स्ट्रगल होगा सब कुछ, लेकिन ये बात कौन कह रहा है? एएसआई, वही काम करने से पहले। ठीक, और वो दो अधिकारियों को क्लीन चिट भी दे रहा है साथ के साथ। आपने तो सुना, वो वीडियो सुना, लंबा वीडियो। एक को तो वो कह रहा है कि करप्शन केस में बदनामी के डर से उसने ये कदम उठाया, जो आदमी दुनिया में नहीं है। और जो आदमी दुनिया में है और जिनके ऊपर वो आरोप लगा के गया है, उसको वो ईमानदार बता रहा है। आपको ये सामान्य बात लगती है क्या? और वो कोई बेईमान, कोई ईमानदार, तो मैं अपनी जान क्यों लूंगा भाई? बताइए मुझे। कोई ईमानदार था, दो ईमानदार बताए, एक बेईमान था, वो चला गया, तो मुझे जान लेने की क्या जरूरत है अपने की? समझाएंगे मुझे? कोई मनोवैज्ञानिक समझा रहे इस बात को? थोड़ा सा ठंडे दिमाग से हमारे पूरे समाज को देखना पड़ेगा कि ये जो राजनीतिक सड़न है ना, जो ये प्रशासनिक सड़न जिसका आपने ओपनिंग में जिक्र किया, उसका उपचार करने की बजाय कहीं ये किसी और पर्पज के लिए यूज तो नहीं हो रहा है। आज पूरा देश वो जो चीजें चल रही है कहीं ना कहीं उसका शिकार है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस चीज को ऊपर ना तो वाई पूर्ण कुमार का कदम मैं ठीक मानता हूं, और ना ही एएसआई संदीप कुमार का। भाई दुनिया में आए हो, सिस्टम से लड़ सकते हो तो लड़ो, नहीं लड़ सकते तो इस तरह की चीजें करने का, अपना जान लेने का अधिकार किसी ने नहीं दिया आपको, संविधान ने भी नहीं दिया। संविधान में भी जब आप अपना ये करते हो तो उसमें भी केस दर्ज करने का प्रावधान है। अगर कोई आदमी कोशिश करता है तो बाकायदा पर्चा दर्ज होता है। तो एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मैं केवल ये कहूंगा कि दोनों ही बात, अब वो क्या है कि जुलाना वाले भी कहने लगे, संदीप का जो परिजन है, कि हम भी संस्कार नहीं करेंगे। आप समझ सकते हैं क्या ये सामान्य है? एक ही लाइन समझना है हरियाणा को, कि एक तरफ वो बैठे हैं और एक तरफ ये बैठे हैं, दोनों अलग अलग कम्युनिटी, मतलब दोनों अलग अलग समुदाय हैं, और बैठ गए। और देखिए, जिसको एक्टिव होना है उसे वो आराम कर रही है सरकार। यहां पर फिर मैं कहूंगा, सरकार लोगों को बुरा लगे, सरकार, ये सब सरकार की जिम्मेदारी थी, डे वन से सरकार की जिम्मेदारी थी। वो अपनी ही आईएएस को समझाना था, उसके साथ बैठना था। और अमनीत की क्या मांग थी? कि इंसाफ चाहिए। क्या आप अपने आईएएस, जिस आईएएस को लेकर के जापान गए थे, आप जापान के दौरे में साथ में थी, उस आईएएस को इतना भरोसा नहीं अपने मुख्यमंत्री पर कि वो इंसाफ देगा? ये सवाल है हेमंत जी, जो दर्शकों को भी सोचना चाहिए कि क्या उस आईएएस को, जो आईएएस आपके साथ विदेशी दौरे पर प्रतिनिधिमंडल में है, उस आईएएस को अपने मुख्यमंत्री पर इतना भरोसा नहीं है कि ये मुख्यमंत्री हमें इंसाफ दिला देगा? मुख्यमंत्री ने तो बता दिया, मैं मुख्यमंत्री ने तो बता नहीं दिया जो को सस्पेंड नहीं कर सकता। तो बताइए उसके बाद और मुख्यमंत्री से क्या सुनना चाह रहे हैं आप? एक अच्छी राहत की सांस ये है कि जो अपने एएसआई संदीप थे, उनके भाई ने अभी एक बात कही है, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, कि इसमें जाति पाति नहीं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और मैं इस बात से 100% सहमत हूं। ये जो आपने कहा, ये सुखद खबर, मतलब इन दुखों के बीच में, कि कम से कम ये दोनों, ये आपस में एक दूसरे को, अब सोचिए अगर वो एएसआई का परिवार
पूरन कुमार के परिवार को टारगेट करे, और पूरन कुमार का परिवार, हालांकि पूरन कुमार के परिवार के टारगेट पर एएसआई या कुछ कोई था ही नहीं, उनकी तो डिमांड ही अलग थी। ये बीच में एकाएक ये नया ट्विस्ट आया जिसको आज गोदी मीडिया वो कर रही है। ये सामान्य नहीं है, ये सामान्य असामान्य नहीं है, पूर्ण रूप से असामान्य। और दोनों ही घटनाओं की मैं आशीष भाई दूसरी बात कह रहा हूं, दोनों ही घटनाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोनों ही घटनाओं। संदीप की भी, कि संदीप ऐसे थे ही नहीं तो उन्होंने ये क्यों किया, और अगर आईजी भ्रष्ट थे मान लीजिए, तो रोहतक में तो उनके भ्रष्टाचार के और भी शिकार थे, ये तो डायरेक्टली तो भ्रष्टाचार के शिकार भी नहीं थे। तो दोनों ही मामलों की अगर निष्पक्ष जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दुखद बात क्या है, पूर्ण कुमार की 2 बेटियां हैं, ठीक, संदीप के 3 बच्चे हैं, उनकी एक बेटी नीट की तैयारी कर रही है, एक बेटी 9वीं क्लास में है, बेटा छोटा है, ठीक, उसके परिवार पे क्या बीतेगी। तो ये सामान्य चीजें नहीं है। संदीप का जो कदम उठाया संदीप ने, जो बातें वीडियो में हैं, जो बातें उन्होंने कही हैं, वो सामान्य नहीं है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं सब बात से सहमत हूं। फिर मैं मोदी पे ही जाना चाहता था, लेकिन फिर आपके 2-3 बार एक शब्द आपने बोला, फिर मैं उस पर अटक गया। निष्पक्ष जांच करवाएगा कौन साहब? हेमंत भाई, कौन करवाएगा? सारा बवाल ही निष्पक्ष जांच को लेकर के है। इतने दिन से पूरन कुमार का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, सिर्फ इसी बात पर अटका है कि निष्पक्ष जांच होगी कि नहीं होगी। सारा बवाल ही निष्पक्ष जांच को है, नहीं तो अब तक ये खबर ही नहीं होती। अब तो मान लिया जो चला गया, अंतिम संस्कार होता और जांच चल रही होती, परिवार इंतजार करता कि हमें इंसाफ मिलेगा। निष्पक्ष जांच करेगा कौन? एक मामले की निष्पक्ष जांच पर संदेह था, इतने दिन से वो था पूरे हरियाणा में, और एक दूसरा मामला हो गया, अब दूसरे की निष्पक्ष जांच कैसे होगी? और मैंने ताऊ के बेटे का, जिसको आपने कहा, उनका बयान सुना। उन्होंने तो कहा कि जितने नेता अफसर हैं ये सब के सब, वो तो उनका क्रोध था कि ये सब नेपाल टाइप में हो जाए, महा करप्ट हैं, ये काले अंग्रेज राज कर रहे हैं। तो इसका मतलब उनका भी भाव यही है कि ये कोई इंसाफ देने वाला नहीं है, कोई निष्पक्ष नहीं है। उनका भी भाव है, मेरे पास वो बयान है, आप ही ने भेजा है। उनके ताऊ के साथ बेटे हैं। तो जब निष्पक्ष जांच कौन करेगा साहब? कौन करेगा? मुझे ये बता दो आप बस, खाली कौन करेगा? देखिए साहब, ये तो जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी तो नायब सिंह सैनी की है, हरियाणा सरकार की है। और उससे भी महत्वपूर्ण जानकारी, देखिए ये मसला कहां हुआ है आशीष भाई, आरोप लगाए हैं हरियाणा के अफसरों पे, भाई पूर्ण कुमार, ठीक, वो घटना कहां की है? चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ पुलिस किसके अंडर है? माननीय अमित शाह के अंडर। अमित शाह जी की डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो सरकार के भी बॉस है और पुलिस के भी बॉस है, दोनों के बॉस है, कि इस मामले में 7 दिन क्यों लग रहे हैं? जो भी कुछ करना है फटाक से कीजिए। क्या कारण है कि अब तक उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया? और उसकी बजाय जहां प्रधानमंत्री आ रहा होता है ना आशीष भाई, उससे 10 दिन पहले किस तरह से प्रशासन एक्टिव हो जाता है आप समझ सकते हैं। और ये तो मोदी सुबह से शाम तक इवेंट के अलावा कोई काम ही नहीं करते। वैसे में एक प्लान्ड इवेंट का इस तरीके से बंद कर दिया जाना, खारिज किया जाना, कैंसिल किया जाना, बहुत कुछ कह रहा है कि कोई चीज ऐसी है जो मोदी की रैली से भी इंपॉर्टेंट है। बस वो कौन सी चीज है, वो हरियाणा की जनता समझ ले। अमित शाह का अब तक चंडीगढ़ पुलिस को हस्तक्षेप ना करना, हरियाणा सरकार को उस मामले में जो भी है निर्णायक फैसला अमित शाह डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर वो कहें मोदी और शाह कि 2 घंटे में इस मामले को सॉर्ट आउट करो, तो आपको क्या लगता नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? और जो मांग कर रही है वो तो उन्हीं के अफसर है, हरियाणा सरकार की अफसर है। अभी तो 8 साल नौकरी बची हुई है उनकी। तो ऐसा तो नहीं है कि वो अफसर ना समझ है, ये तो नहीं हो सकता। इतनी सीनियर अफसर जिसकी 24 साल की सर्विस है, वो ना समझ तो नहीं हो सकती। फिर क्या कारण है कि मामला अभी तक गतिरोध में फंसा हुआ है? वो इसकी बजाय मोदी जी की रैली कैंसिल करना मुनासिब समझा गया। इसको आप कैसे देखते हैं? आपसे पूछ रहा हूं, सामान्य है ये? हमें तो गले नहीं उतर रहा है। मुझे तो लगता है कि जितने दिन में रैली कैंसिल करने के बजाय मोदी जी को कहना चाहिए था कि मैं रैली के बाद 2 घंटा रुकूंगा या रैली के 2 घंटा पहले आऊंगा। मुझे अगर मुझसे पूछिए कि ये 2 घंटे बाद या तो रुकूंगा या 2 घंटे पहले आऊंगा और पूरा टॉप जो नौकरशाही है, डीजीपी, मुख्य सचिव, खुल्लर, सैनी जितने हैं, ये सब के सब मीटिंग में पहले से यहां से एक नोट जाना चाहिए था कि प्रधानमंत्री आएंगे, रैली के आधे घंटे पहले मीटिंग करेंगे या रैली के बाद
1 घंटा मीटिंग करेंगे पूरे हरियाणा की नौकरशाही, टॉप नौकरशाही के साथ, जिसमें डीजीपी, मुख्य सचिव होंगे, सब होंगे और मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, और पूछा जाएगा, स्टेटस लिया जाएगा कि आखिर क्या चल रहा है, क्यों जो है लोगों को भरोसा नहीं है, क्यों आईएएस को नहीं भरोसा है आपके कि आपके सरकार में निष्पक्ष जांच होगा। इस पे प्रधानमंत्री रिपोर्ट लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी रैली कैंसिल करके बाहर राष्ट्र निर्माण में लग गए, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक लग गए। मैं तो यही कहूंगा, बाकी अगर आप कहें तो कुछ 30 सेकंड में आप भी फाइनल कमेंट कर दें, फिर हम चर्चा खत्म करें। हम तो यही है, सवाल ही पहुंचा सकते हैं लोगों के पास। नहीं आशीष भाई, देखिए, जिस नाम को लेकर के आप सत्ता में आए थे, सुशासन को लेकर के, जवाबदेही को लेकर, पारदर्शिता को लेकर, ईमानदारी को लेकर, फर्स्ट इंजन, फिर डबल इंजन, फिर ट्रिपल इंजन, वो सारे इंजन अब तो आपके पास है। अब क्या कारण है कि ये सब हो रहा है? आपकी ब्यूरोक्रेसी भी वर्टिकली डिवाइड होकर खड़ी है, क्योंकि वहां भी जातिगत, आपको पता है, लॉबीज होती है, हर चीज होती है। तो उस चीज को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, उसको बढ़ने से रोका क्यों नहीं जा रहा है? केवल सवाल ये है। और क्या ये सारा एक प्लान्ड वे में है कि चलने तो कोई बात नहीं? और अब हालत ये है कि लेटेस्ट खबर जो आई है वो ये आई है कि सरकार की पहली कोशिश ये है कि पोस्टमार्टम करा जाए, उसके बाद ही परिवार से बात करेंगे। पहले पोस्टमार्टम कराओ तो ही बात करेंगे। जो दिन में आपने एक खबर दिखाई थी ना, उसमें कहा था कि सरकार परिवार से बात नहीं करेगी, तो उसमें सरकार की बदनामी हुई कि इस तरह की डैमेज हो रहा है। खबर तो वो भी प्लांट थी, मैंने तब भी कहा था। तो अब खबर आई है कि सरकार का ये मानना है कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता तब तक बात नहीं करेंगे, और परिवार पहले पोस्टमार्टम के लिए राजी हो। तो एक कंडीशनल उधर से हो गया है। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है, मैं तो वही कह रहा हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और हरियाणा जैसी प्रोग्रेसिव स्टेट के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसको जातिगत रख देने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा किस तरीके से परसों फोगाट खाब के एक बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे थे, लेकिन बोल रहे थे, पंजाबी सभा का कोई व्यक्ति बोल रहा था, वो भी आपने देखा। और दलित समुदाय तो कर ही रहा है। तो इसके अलावा आप क्या सोचेंगे और क्या करेंगे? क्या यही काम बच गया है? बस हरियाणा के लोगों से आखिर में एक ही अपील है, बस एक अपील, भैया बहुत बटा हुआ है, वैसे ही हरियाणा का देश भर बहुत बटा हुआ है। अब फिर दलित जाट, ये दलित और जाट में बांटिए मत। इंसाफ एएसआई के लिए भी चाहिए, इंसाफ पूरन कुमार के लिए भी चाहिए, बस इंसाफ। और कम से कम ये सोचिएगा, बाकी हरियाणा के लोगों को सबको पता है, हरियाणा के लोगों को तो इस चुनाव के बाद भी हम बहुत लोगों से संपर्क में थे, वो लोग बहुत सारे उनके मन में सवाल थे, बहुत मन में बहुत सारे सवाल थे। तो उन सवालों के साथ ही एक बात सोचिएगा क्या हो रहा है। बस बंटवारा नहीं, बटिएगा नहीं, अमन चैन न खराब करिएगा हरियाणा का। सरकार तो चल रही है और चलेगी, सरकार का कुछ नहीं बाल बाका होना है, तो वो चल रही है, चलेगी। आप लोग अमन चैन से चलिएगा, बस इतने निवेदन है। भाई ने जो एसआई के कहा है वो अच्छी बात है कि जातीय इसको रंग मत दिया जाए, जातीय जो है टकराव का भाव ना आवे, सिर्फ इंसाफ मांगने के लिए बात हो। अभी एक इंसाफ की लड़ाई, मतलब अभी कहें वो एक भी स्टेप नहीं चढ़ी थी, अब दूसरे इंसाफ की लड़ाई शुरू हो गई है। सोचिए हरियाणा की स्थिति क्या है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी नजर रहेगी, मैंने कहा था, लेकिन फिर और कोई दुखद खबर हम नहीं चाहते हैं। इतना भी हमारी तरफ से हमें खबर न रहे, हम न करें वीडियो, लेकिन ऐसे दुखद खबरें हमें नहीं चाहिए। समाज में ये स्थिति पैदा और हम खबर लेकर के आए, तो इससे अच्छा हम खबर न दिखाएं, वो ठीक। आशीष भाई, ये खबर भी जो हम ये वीडियो लेकर के आए हैं, ये भी केवल इसीलिए कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि सामाजिक सद्भाव बना रहे, शांति बनी रहे, और जो भी व्यक्ति किसी गलतफहमी के शिकार होकर के बहाव में बहना चाहे, वो एक बार इस सवालों को समझ ले। एक बार वो किसी भी पक्ष के हों, वो इन सवालों पर ठंडे मन से सोचे कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्यों रहा है। बस सवाल, और उसके बाद प्रदेश, उसके बाद बस ये वीडियो लाने का केवल पर्पज इतना है, इसके अलावा कुछ। धन्यवाद हेमंत भाई, धन्यवाद। हरियाणा के लोगों से हमने जो अपील की है उस पर आप लोग गौर कीजिएगा, अमन चैन बनाए रखिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। देश प्यार से ही चलेगा और कोई तरीका नहीं है चलाने का। इजाजत दीजिए, नमस्कार।